हेलो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा दोस्त फिर आपके साथ हूँ। हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बड़े भाई साहब का पाठ और उसके एमसीक्यूज़। हम एमसीक्यूज़ के थ्रू ही ये पाठ कवर कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर दें। आपको नोटिफिकेशंस साथ के साथ मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी प्रमुख रूप से क्या थे? कथाकार, लेखक, गायक, शास्त्री। प्रेमचंद जी प्रमुख रूप से कथाकार थे। अगला क्वेश्चन, इस कहानी में किन किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तत्सम, तत्भव, देशज एवं विदेशी, उपरोक्त सभी। इस कहानी में इन सभी का बहुत सुंदर मिश्रण है। प्रेम जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? तो प्रेम सरोवर 7, 6, 5 या 8 कितने भागों में संकलित है? प्रेम सरोवर 8 भागों में संकलित है। लर्न करना है ये सब। ये भी बहुत सिंपल सा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। प्रेमचंद का स्वर्गवास कब हुआ था? प्रेमचंद का स्वर्गवास 1936 में हुआ था। लेखक का शरीर जर्जर क्यों हो गया था? निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, पानी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, उपरोक्त सभी। तो लेखक का शरीर जर्जर निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण हो गया था। ये सब लेखक के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। आप जब बार बार इन्हें पढ़ेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियां लिखी। सही उत्तर है 400। प्रेम जी किस वर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है? शोषक एवं शोषित, फिल्मी वर्ग, आम जनता, उपरोक्त सभी। उन्होंने शोषक एवं शोषित वर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ वर्णित हो गया है वर्णन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। अब ये हमने आपको गद्यांश क्यों दिखाया है? क्योंकि सीबीएसई में आपको इसी तरह का पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने उनका उत्तर देना होगा। तो चलिए इस पैरा को पढ़ के देखते हैं। वार्षिक परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर ही रह गया था। लेखक के मन में तो आया कि वे बड़े भाई साहब को सीधे जाकर पूछ ले कि कहाँ गई उनकी घोर तपस्या, अर्थात क्या फायदा हुआ उनकी इतनी मेहनत करने का। लेखक को देखिए, वे सारा साल मजे से अपने खेल का आनंद भी लेता रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आ गया। लेकिन भाई साहब इतने उदास और दुखी थे कि लेखक को उनसे दिल से हमदर्दी हो रही थी और उनके दुख पर उनका मजाक उड़ाना उन्हें बहुत शर्मनाक लगा। लेकिन इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हिकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैराग्राफ है बच्चों। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। पास होने पर लेखक को कैसा महसूस हुआ? तो हमने अभी पढ़ा कि उसे कैसा महसूस हुआ। अपने ऊपर मान हुआ, घमंड हुआ, आत्मसम्मान बढ़ा, बहुत खुशी हुई, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। लेखक को अपने ऊपर घमंड होने लगा था, उसका आत्मसम्मान बढ़ गया था, खुश तो वो था ही, इसलिए उपरोक्त सभी। जब लेखक और बड़े भाई साहब में 2 साल का अंतर रह गया, तब लेखक के मन में क्या आया? वह भी अब की बार फेल हो जाए, भाई की बात ना सुने, भाई साहब को आड़े हाथ ले, अपनी मनमर्जी करना। तो क्या उसके मन में आया कि वह बड़े भाई साहब को आड़े हाथ ले और उससे सीधे सीधे पूछे कि आपने जो इतनी मेहनत की थी उसका क्या फल हुआ? थर्ड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। हेकड़ी जताने का क्या अर्थ है? घमंड दिखाना, हॉकी खेलना, एहसास जताना, एहसास होना। तो अभी हमने गद्यांश में क्या पढ़ा कि हेकड़ी जताने का सीधा साहस तो नहीं था, पर मेरे हाव भाव से पता चलता था। तो हेकड़ी जताने का मतलब घमंड दिखाना, कि मैं सीधे सीधे तो घमंड नहीं दिखा सकता था, पर मैं ये ज़रूर बता पा रहा था अपने रंग ढंग से कि अब बड़े भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है।
एक और गद्यांश देखते हैं। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण एक चक्रवर्ती राजा था, अर्थात वह पूरे संसार का राजा था। संसार के दूसरे राजा उसके दास थे और उसको कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके घमंड के कारण उसके परिवार का भी नाश हो गया। कोई उसे अंत में पानी तक पिलाने वाला नहीं बचा। घमंड करने वाला व्यक्ति परिवार और दुनिया दोनों से कहीं रहने लायक नहीं रहता। शैतान का भी हाल पड़ा होगा। उसे भी अभिमान हुआ था कि ईश्वर उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। तो ये जो उपदेश है इतना लंबा चौड़ा ये बड़े भाई साहब ने दिया है, क्योंकि पास होने के बाद छोटे भाई को घमंड हो गया था, तो उसको घमंड के नुकसान बताते हुए ये सब कहा जा रहा है उससे। तो अब देखिए इस पे प्रश्न क्या क्या बनेंगे। बड़े भाई साहब ने घमंड की बात समझाते हुए किस किस का उदाहरण दिया? रावण, शैतान, शाहिरूम, उपरोक्त सभी। तो हमने देखा उसने एक एक करके बड़े भाई साहब ने तीनों का उदाहरण दिया। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। रावण, शैतान और शाहिरूम के बारे में उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया। भूमंडल का स्वामी कौन था? बड़े भाई साहब, पिताजी, रावण या शाहिरूम? रावण भूमंडल का स्वामी था। थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। चुल्लू भर पानी देने वाला भी न होगा का क्या अर्थ है? पीने के लिए पानी न मिलना, अत्यधिक लज्जित होना, सम्मान मिलना, कोई पानी पिलाने वाला ना मिलना। तो ये जो उन्होंने लाइन यूज़ की है वो रावण के लिए की है कि जब उसे इतना घमंड हो गया था तो उसके सभी परिवार का नाश हो गया था। वो इतनी लज्जित स्थिति में पहुंच गया था कि अंत में उसे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। मतलब उसके दुख सुख का कोई साथी अंत में नहीं बचा। उसको कोई परेशानी आए तो सहायता करने वाला कोई भी नहीं बचा। तो चुल्लू भर पानी देने वाला भी न होगा का अर्थ है कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। घमंड के कारण शाहिरूम की क्या दशा हुई? उसे भीख मांगना पड़ा, उसने पढ़ना बंद कर दिया, परीक्षा में फेल हो गया, उसके परिवार का नाश हो गया। तो शाहिरूम के बारे में बड़े भाई साहब ने गद्यांश में बताया था कि उसे भीख मांगना पड़ा। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अंधे के हाथ बटेर लग गई का क्या अर्थ है? बड़े भाई साहब अच्छे से लेखक की फजीयत कर रहे हैं। जो जो उन्हें समझ में आ रहा है वो सब बता रहे हैं उसे। तो उन्होंने एक और उसे बात कही, अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो इसका क्या अर्थ है? बिना प्रयास कर बड़ी चीज़ पा लेना। अंधे ने बटेर का शिकार कर दिया। मेहनत करना, घर परिवार से जाना। बड़े भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि लेखक ने खुद ज़्यादा मेहनत नहीं की, फिर भी बाय चांस वो पास हो गया। तो उसके लिए उन्होंने ये वाक्य यूज़ किया है, अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो आंसर ऑप्शन क्या बन रहा है इसका? बिना प्रयास कर बड़ी चीज़ पा लेना। गिरहा बांधने का क्या अर्थ है? गांठ बांधना, गिलहरी पकड़ना, पुल बांधना, अलग अलग तरह की चीज़ों को जोड़ना। तो ये वर्ड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं? बड़े भाई साहब बार बार ये एहसास करा रहे हैं लेखक को कि मैं तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा हूँ, मेरा तजुर्बा तुमसे बड़ा है, तो जो भी मैं उपदेश तुम्हें देता हूँ, समझाता हूँ, उसे तुम अपने गिरह बांध लो, अपने गांठ बांध लो और उस पर अमल किया करो। तो जो इसका गिरह बांधने का अर्थ है वह है गांठ बांधना। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती कैसे राजा को कहते हैं? जिनके सर पर चक्र हो, जिनके अधीन कई राजा हो, जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो, जो दया का सागर हो। इस क्वेश्चन पे मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में सोचें, सही ऑप्शन मुझे बताएं। सेकंड
या थर्ड जो है, चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ, इनमें से मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिनके अधीन कई राजा हो, या जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो। देखिए, जब ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो आपने इसका आंसर किसके अकॉर्डिंग करना है? गद्यांश के अकॉर्डिंग करना है। तो एक बार नज़र डालते हैं, दोबारा से गद्यांश पे जाते हैं, हमने जो अभी पढ़ा था उसको दोबारा देखते हैं। ये देखिए, रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में एक राष्ट्र, अनेक राष्ट्र इनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, वे बिल्कुल स्वाधीन हैं। तो देखिए, हम क्या कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि रावण भूमंडल का स्वामी था और उसी को वो चक्रवर्ती कहना चाहता है। और अंग्रेज, फिर आगे एक्सप्लेन भी किया है उन्होंने कि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज को वो चक्रवर्ती नहीं कह सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों के आधिपत्य को बहुत से राष्ट्र जो है वो स्वीकार नहीं करते थे। तो इसका मतलब अगर हम इस गद्यांश के हिसाब से देखें तो सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा, जिनके अधीन कई राजा हों, हमें सभी राजा उनके अधीन चाहिए। तो थर्ड जो ऑप्शन है, जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो, इसी को आप सही ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि आपको जो उत्तर देना है वो गद्यांश के अकॉर्डिंग देना है। समझ गए बच्चों? ऑप्शन थर्ड को ही आपने सही ऑप्शन मानना है। क्यों मानना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। 68th क्वेश्चन, अभिमान किया और किससे गया? घर परिवार से गया, समाज से गया, देश से गया, दीन दुनिया से गया? तो बड़े भाई साहब की ये लाइन पूरी कर देते हैं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। शैतान को स्वर्ग से नरक में क्यों धकेल दिया? उसके अभिमान के कारण, उसके हठ के कारण, अपने को भगवान समझने के कारण, कर्म की उपेक्षा करने के कारण। तो शैतान ने क्या किया था? अभिमान किया था। बड़े भाई साहब ने शैतान का, शाहे रूम का, रावण का एग्जाम्पल किस बात को समझाने के लिए किया है? अभिमान के नुकसान को समझाने के लिए किया है। तो उसके अभिमान के कारण वह नरक में धकेल दिया गया था। भाई साहब के फेल होने पर जब लेखक और उनमें एक दर्जे का अंतर रह गया, तब लेखक के मन में क्या विचार आया? तो जो पहला विचार आया था वो बहुत कुटिल विचार आया था। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है। उनके मन में कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि भाई साहब एक बार फिर फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊं। उनके मन में लेखक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। लेखक के मन में कठोर परिश्रम की भावना उत्पन्न हुई। लेखक ने सोचा कि वह पढ़े ना पढ़े, उसे प्रथमा आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन आएगा कि पहला विचार उसके मन में क्या आया था? उसके मन में पहला विचार, पहली जो भावना थी वो बहुत कुटिल भावना थी कि भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। लेखक ने अपने बारे में क्या धारणा बना ली थी? तो देखिए, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। पहले में हम बात कर रहे हैं कि उसके मन में पहला विचार जो आया वो क्या आया, पास और फेल का जब नतीजा सामने आया। तो उसके बाद धीरे धीरे उसके मन में जो धारणा अपने आप को लेकर बनी थी वो क्या थी? मैं बिना पढ़े ही प्रथम आ जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे ये धारणा बन गई थी कि मैं बिना पढ़े ही प्रथम आ जाऊंगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? तो अब जो लेखक है वो बहुत स्वाधीन हो गया था। जो बड़े भाई साहब हैं वो थोड़े नर्म पड़ गए थे, क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुके थे। उन्हें लगता था कि उतना डांटने का अधिकार अब उनका कम हो गया है, उसे लेखक को डांटने का। तो नए से नए शौक लेखक को होते जा रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंट भी वो हो गया था। तो क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? कंचे खेलने का, किताबें पढ़ने का, पतंग उड़ाने का और उपरोक्त सभी। इनमें से थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये आपने कहाँ पढ़ा है पाठ में? एक वर्ड पढ़ा है आपने, कनकॉय। कनकॉय का अर्थ क्या होता है? पतंग। तो लेखक को कनकॉय उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, यानी पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं?
क्यों उन्हें लगता है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है वो अच्छी नहीं है, खेलकूद पर जोर देती है, किताबी कीड़ा बना देती है, लाभदायक है, उपरोक्त सभी। देखिए, आप अगर याद करें तो पाठ में क्या होता है कि जब बड़े भाई साहब उन्हें उपदेश दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि एक बार तुम पास हो गए हो गलती से तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, मेरे दर्जे पे आओगे तो पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी कठिन है। तो वो धीरे धीरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि 2 लाइन की जो चीज़ है, 4 लाइनों की जो चीज़ है, अध्यापक एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको 4-4 पेज जितना लंबा खींचें। तो वो बहुत निराश थे वर्तमान शिक्षा प्रणाली से। तो वो उससे क्यों नाराज थे, इसका सही उत्तर है कि जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, वह किताबी कीड़ा बना देती है। सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो उन्हें क्यों लगता था कि वो प्रणाली गलत है? क्योंकि उनके अनुसार जीवन की समझ पढ़ने से, अनुभव से, खेल कूद कर उपरोक्त सभी किससे आती है? अनुभव से। उनको लगता था कि जीवन की समझ आती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? जो आत्मगौरव को मार डाले, पढ़ाई ना करने दे, जो खेल कूद में लगी रहे, उपरोक्त सभी। अब ये बात उन्होंने कब कही? जब उन्होंने छोटे भाई को कनकोए पकड़ते हुए देखा, बाजारू लड़कों के साथ भागते दौड़ते देखा, तो उन्होंने एकदम कहा कि तुम अपने दर्जे का तो ख्याल करो, तुम बहुत अच्छी बुद्धि के इंसान हो, तेज बुद्धि के इंसान हो, पर ऐसी बुद्धि किस काम की जो तुम्हें यही भुला दे कि तुम्हारा दर्जा क्या है। तो जो आत्मगौरव को मार डाले, बड़े भाई साहब के हिसाब से वह बुद्धि जो है व्यर्थ बुद्धि है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका सही ऑप्शन आएगा। बच्चे, अगर मेरे क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें। और अब हम एक फैमिली की तरह हो चुके हैं। अगर सिर्फ मैं ही बोलती रहूं तो मुझे वो फैमिली वाली फीलिंग नहीं आती है। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी मुझसे कहना हो, मेरी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, या आप कुछ और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं किसी तरह के क्वेश्चंस कवर करूँ, या मेरी एक्सप्लेनेशन में आप कुछ और चाहते हैं, कोई आपको डाउट्स हैं, किसी भी तरह की बातें हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक, सभी। सोच के देखिए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो थर्ड आंसर है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों है ये आप सोचिए। देखिए, ये अपने आप के बारे में कहा है कवि ने, लेखक ने अपने बारे में कहा है और कथा के रूप में कहा है, इसलिए इसका जो सही उत्तर बनता है वो है आत्मकथात्मक। लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी? बड़े भाई की नज़र की, डांट की, पढ़ाई के बाद की आने वाली परीक्षा की, पिताजी के उपदेश की। तो ये तो हम सबको अब तक लर्न हो गया है कि वो बड़े भाई साहब की डांट से डरता था। लेखक को अपनी लघुता का अनुभव कब हुआ? जब उनके बड़े भाई साहब ने उनको कनकोए उड़ाते पकड़ लिया, जब बड़े भाई खुद कनकोए उड़ा रहे थे, जब बड़े भाई ने उनको थप्पड़ मारा, जब लेखक के मन में कुटिल भावना उत्पन्न हुई। तो कब उन्हें लगा कि वो बहुत लघु हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं? ऐसा उन्हें कब लगा? उन्हें ऐसा तब लगा जब बड़े भाई साहब ने उनको कनकोए उड़ाते पकड़ लिया। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। बड़े भाई स्वयं क्यों नहीं खेलते थे? तो अब यहाँ देखिए, हमें एक नया पहलू बड़े भाई साहब का, अभी तक हमने बहुत सख्त बड़े भाई साहब देखे हैं, इस क्वेश्चन में देखिए कितनी अच्छी बात वे कहते हैं। उनका खेलने का मन नहीं करता था, खेल को पढ़ाई में बाधक समझते थे। उनका मानना था कि यदि मैं खेलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोक लूंगा। उन्हें खेलना ही नहीं आता था। तो ये जो एक लाइन है ऑप्शन नंबर 3 में जो कही गई है, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है बड़े भाई साहब के बारे में, उनके बड़प्पन को जताती है। उनका मानना था कि यदि मैं खुद खेलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोक लूंगा, तो इसलिए बड़े भाई साहब स्वयं नहीं खेलते थे।
ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ठीक है, अब देखिए कहानी तो हमारे थोड़े सा ग्रिप में आ गई है कि क्या क्या हो रहा है। जो लेखक है वो कम पढ़ लिख कर भी तो 2 दर्जे पास हो चुका है आगे और घमंड बढ़ रहा है। पर अब ऐसा करते हैं, बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं जो बहुत खूबसूरत मुहावरे मुंशी प्रेमचंद ने यूज़ किए हैं पाठ में, ज़रा उनका अर्थ भी समझ लेते हैं। तो एक ऐसा मुहावरा है ऐरा गैरा नत्थु खैरा। पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई बिरला व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। तो देखिए ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब अगर ऐसा हो तो हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा अंग्रेजी सीख ले। तो ऐसी लाइन बोली गई है इस पाठ में, मतलब हर कोई व्यक्ति जो है उसको ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहा गया है। खून जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये भी वही है कि खून जलाकर बड़े भाई साहब ने क्या पा लिया। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? शरीर को कष्ट देकर कठोर परिश्रम करना, अग्नि के सामने बैठना, तनावग्रस्त होना, क्रोधित होना। तो हम बात कर रहे हैं कि शरीर को कष्ट देकर कठोर परिश्रम करना। लगती बातें कहना, तो ऐसा देखिए वर्ड्स यूज़ किए थे लेखक ने कि वे ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते थे, ऐसी ऐसी तीखी बातें मुझसे कहते थे। तो क्या ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बनेगा? मुहावरे का क्या अर्थ बनेगा? हृदय को शांत करने वाली बातें कहना, क्रोध भड़काने वाली बातें कहना, हृदय पर आघात करने वाली बातें कहना, हृदय प्रसन्न करने वाली बातें कहना। सूखती बाण चलाना, हृदय पर आघात करने वाली बातें कहना, मतलब लगती बातें कहना। लोहे के चने चुबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बड़े भाई साहब ने कहा मेरे दर्जे में आओगे तो पता चलेगा कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो वहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं? कठोर परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है? कठोर लोहे के चने चबाना, कठोर परिश्रम करना। लेखक को 1 घंटा किताब लेकर बैठना कैसा लगता था? अरे पहाड़ के समान लगता था उसे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। दांतों पसीने आना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत मेहनत करना, बिना प्रयास के बड़ी चीज़ पाना, अनजाने में सही निशाना लगाना, लापरवाह होना। नहीं, दांतों पसीना आना का मतलब है बहुत मेहनत करना। ये भी उन्होंने तभी कहा था जब वे कह रहे थे कि तुम मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि दांतों पसीना आ जाता है। हेडमास्टर साहब के घर की बागडोर किसने अपने हाथ में ली? उनकी बीवी ने, उनकी माँ ने, उनके पिता ने, उनके बड़े भाई ने। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने छोटे भाई को समझा रहे थे कि अनुभव से जो है आपकी दिमाग बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई से सिर्फ नहीं बढ़ता। और उन्होंने एग्जाम्पल्स जो हैं अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, अपनी दादी का भी दिया था। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दे डाला हेडमास्टर साहब का कि वो इतना कमाते थे फिर भी घर में बरकत नहीं आती थी। तो बरकत कब आनी शुरू की थी? जब उन्होंने अपने घर की बागडोर अपनी माँ के हाथ दी, तब उनकी कमाई में बरकत आनी शुरू हुई थी। तो अनुभव को वो बहुत महत्व देते थे, तभी उन्होंने ये सब बातें कहनी शुरू की थी। एक और बात उन्होंने कही थी अनुभव के बारे में बताने के लिए कि 20-22 तारीख आने तक क्या हो जाता है? नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने की नौबत आ जाती है, पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं उपरोक्त सभी। तो जब वो उदाहरण दे रहे थे कि पैसा कैसे सही तरीके से खर्च होता है, अपने पिताजी दादाजी की बातें वे कर रहे थे, तो साथ ही कह रहे थे कंपैरिजन में कि हम लोग करते हैं तो देखो 20-22 तारीख तक क्या हो जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ये सभी प्रॉब्लम्स उन्हें 20-22 तारीख तक आ जाती थी, क्योंकि वो अपने जितनी भी उनका धन कोष है उसको वो लुटा डालते थे 20-22 तारीख तक। बड़े भाई स्वयं क्यों नहीं खेलते थे? उनका खेलने का मन नहीं करता था, खेल को पढ़ाई में बाधक समझते थे। उनका मानना था कि यदि मैं खेलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोक लूँगा। उन्हें खेलना नहीं आता था। हमने पढ़ा कि वो ये मानते थे कि अगर मैं खुद खेलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोक लूँगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। लेखक को बड़े भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ था, बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, भाई साहब उपदेश देते थे, उपरोक्त सभी। ऑब्वियसली उपरोक्त सही इसका सही उत्तर है। लेखक और उसके बड़े भाई रहते कहाँ थे? घर पे रहते थे, छात्रावास में रहते थे, गांव में रहते थे, या किराए का घर लेकर रहते थे? वे छात्रावास में रहते थे। सहिष्णुता और स्वच्छंदता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता और सहनशीलता,
सहनशीलता और स्वतंत्रता, सहनशीलता और कुटिल, कठोर और कुटिल। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था कि जब लेखक पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए, तब उसने ये बात कही थी कि भाई साहब की सहिष्णुता कम हो गई और मेरी स्वच्छंदता बढ़ गई। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब और सहनशील हो गए थे और मैं और स्वतंत्र हो गया था। तो सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता, स्वच्छंदता का अर्थ है स्वतंत्रता। तुम में जो 5 साल का अंतर है उससे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA BA ये वो सब बन जाओ। भाई साहब ने ये पंक्तियाँ कब कही? लेखक के पहली बार पास होने पर, लेखक के दूसरी बार पास होने पर, कनकौए उड़ाते हुए समय, गुल्ली डंडे की जब वो भेंट चढ़ा के आ गया था लेखक, उस समय उन्होंने ये सब कहा। बताइए ये उन्होंने कब कहा? कनकौए उड़ाते हुए जब पकड़ा लेखक को, तब उन्होंने कहा। क्यों? उससे पहले क्या हो रहा था? लेखक का घमंड, उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जा रही थी और बड़े भाई साहब चुपचाप सहनशीलता अपनी बढ़ा दी थी उन्होंने। बहुत देर तो वो देखते रहे, लेकिन जब उन्होंने उसे कनकौए उड़ाते हुए पढ़ा तो उन्हें लगा कि नहीं अब बहुत हुआ। तब उन्होंने बिल्कुल करारा उसको जवाब दिया, लेखक को, छोटे भाई को करारे तरीके से समझाया कि बेशक तुम बराबरी कर लो, मुझसे आगे निकल जाओ, जो मर्जी हो, पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वो मैं हमेशा रहूँगा। तो उन्होंने उसे ये बात जब कनकौए उड़ाते हुए देखा तब कही थी। बड़े भाई साहब उनकी अन्य रचनाओं से किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? हम ये क्या बात कर रहे हैं कि लेखक की जो अन्य रचनाएं हैं उनसे बड़े भाई साहब किस तरह की रचना है, किस चीज़ में उच्च कोटि की रचना है, क्या चीज़ जो है उनकी बाकी रचनाओं से बेहतर है बड़े भाई साहब कहानी में? भाषा शैली की, साहित्य की, कहानी की, शब्दों के चयन की। मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम ये कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब कहानी जो है लेखक की अन्य रचनाओं से किस दृष्टि से बेहतर है, उच्च है? तो बाकी रचनाओं से भाषा शैली में बड़े भाई साहब बहुत बेहतर है। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से, आर्थिक तंगी से। वे जूझते रहे आर्थिक तंगी से। प्रेमचंद जी ने साहित्य का नाता किससे जोड़ा? स्वयं से, अपने जन्म स्थान से, किसी से नहीं, जनजीवन से। उन्होंने जनजीवन से जो नाता है अपने साहित्य का वह जोड़ा था। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते थे? नवाब राय, प्रेमचंद राय, नवाब प्रेमचंद, नवाब धनपत। नवाब राय लर्न कर लीजिए, उर्दू में उन्हें नवाब राय कहा जाता था। हिंदी में कौन से लेखक प्रेमचंद के नाम से लिखते हैं? हिंदी में कौन से लेखक प्रेमचंद के नाम से लिखते हैं? धनपत राय, हरिवंश राय बच्चन, निदा फाजली, लीलाधर। धनपत राय, इनका नाम था धनपत राय। जब वे हिंदी में लिखने लगे तो वो प्रेमचंद के नाम से जाने लगे। कांतिहीन का क्या अर्थ है? चेहरे पर चमक न होना। क्रांति से युक्त, क्रांति चेहरे पर चमक होना। कांतिहीन मतलब चेहरे पर चमक ना होना। तो लेखक ने ये वर्ड यूज़ किया था अपने बड़े भाई साहब के लिए कि वे इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी जो मुद्रा है, उनका जो चेहरा है वो कांतिहीन हो जाता है। ठीक है, चेहरे पर चमक ना होना। लज्जास्पद का क्या अर्थ है? शर्मनाक, सम्मान, संकोच, शून्यता। ये वर्ड कहाँ यूज़ किया था आपको याद है? कि जब बड़े भाई साहब फेल हो गए थे पहली बार, तो लेखक को लगा कि मैं उन्हें आड़े हाथों लूँ, उनसे 4 सवाल पूछूं सीधे सीधे, पर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बड़े भाई साहब के लिए उसे सहानुभूति फील हो रही थी और उसे यह कार्य जो है उनको सीधे सीधे पूछना कैसा लगा था? लज्जास्पद लगा था। तो इसका अर्थ है उसे यह शर्मनाक लगा था। ठीक है, लज्जास्पद का अर्थ है शर्मनाक। अब
सब कुछ हुआ, बड़े भाई साहब समझाते रहे, सिखाते रहे, तो क्या हुआ ऐसा? लेखक के मन में बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धा कब पैदा हुई? जब उन्होंने कहा कि मेरे रहते तुम बेराह नहीं जा सकते, जब उन्होंने कहा कि यह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, जब उन्होंने कहा कि आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तो कब श्रद्धा पैदा हुई बड़े भाई साहब के लिए? जब बड़े भाई साहब ने क्लियर बोल दिया कि मेरे रहते तुम बेराह नहीं जा सकते। जब उन्होंने बोला कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमें पूरा अधिकार है कि हम तुम्हें डांट सकते हैं, हम तुम्हें थप्पड़ लगा सकते हैं, हम तुम्हें उपदेश दे सकते हैं, पर मेरे रहते तुम बेराह नहीं जा सकते, ये वर्ड्स जब उन्होंने कहे, तब लेखक को ये बात समझ में आई कि शायद जो वो उपदेश मुझे देते रहते हैं वो मेरे हित में है, और उन्हीं के उपदेशों के कारण, बेराह न जाने के कारण ही मैं अपनी परीक्षा में बार बार अव्वल दर्जे में पास होता रहता हूँ। तो जब ये बात उसने सुनी तब उसके मन में बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धा पैदा हुई। तो बहुत खूबसूरत देखिए चैप्टर था ये, बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार बातें इसमें हमने सुनी, पढ़ी। जितने भी इन क्वेश्चंस में लर्न करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिवाइज करिए ताकि वो आपको लर्न हो जाएं। ठीक है बेटा, तो ये इसी तरह ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई एंजॉयड स्टडिंग दिस चैप्टर विद यू, बहुत मज़ा आया, अच्छा चैप्टर था। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू सो मच, खूब सारी मेहनत करिए, डेट शीट भी आ चुकी है, बहुत मेहनत करने का समय आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।